गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बहुत छोटी सी क्लास आज हम लोगों को करनी है जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम था, तो दो तीन टॉपिक हमारे बच रहे थे, तो उसी पे हमारा ये आज समाप्त हो जाएगा। इस क्लास में एडल्ट फर्स्ट हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे एक्सरेज के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरेज का जो मेजर यूज है बचपन से हम लोग जानते हैं वो है बोन फ्रैक्चर्स को डिटेक्ट करने में। इसके अलावा और भी कुछ यूज हैं, तो यूजुअली हम लोग उन सबको डिस्कस करेंगे और कैसे बनती हैं, किसने बनाया, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेवलेंथ इसका कितना है, ये सारी की चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो मैं एक्सरेज की बात करता हूँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनका जो वेवलेंथ है वो निश्चित रूप से जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स हैं उनसे छोटा है। ये हाईलाइट करके हमने दे रखा है, द वेवलेंथ इज जस्ट शॉर्टर देन द अल्ट्रा वायलेट लाइट। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक सीक्वेंस में आप इनकी नेमिंग याद रख लेंगे तो ये चीजें याद करना बहुत आसान सा होगा। तो इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हम लोगों ने एक सीक्वेंस में बता रखा है, वो सीक्वेंस एक बार दिमाग में भर लीजिएगा तो फिर इनको रोट मेमोरी में डालने में भी दिक्कत नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, एक्सरेज होती हैं, ये कई सारे मटेरियल से होकर के पास हो जाती हैं और इनका जो बेसिक यूज है वो मेडिकल साइंस में एज वेल एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बेसिकली हमारे पास कई सारी शीट्स होती हैं या व्हाटएवर, सो कुछ मशीन के हल्के पार्ट्स होते हैं, हल्के इन द सेंस जिनकी थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं है, मोटाई बहुत ज्यादा नहीं है। उनमें अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्चर आ गया है, हेयर लाइन क्रैक है, तो उस क्रैक को डिटेक्ट करने में ये काम आती है। जिस तरह से बोन्स का हम लोग एक्सरे करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मशीनरी पार्ट्स का भी एक्सरे पॉसिबल है। डियर स्टूडेंट्स, इनकी वेवलेंथ की बात करें तो रेंज होती है 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 0.1 एंगस्ट्रॉम तक और फ्रीक्वेंसी हम लोग वही लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई म्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा क्या 10 टू पावर 18 हर्ट्ज से लेकर के 10 टू पावर 20 हर्ट्ज तक। सोर्स की बात करें तो एक्सरेज को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की बीम को लेते हैं और उसे निकिल के क्रिस्टल के ऊपर क्या करा देते हैं, इंसिडेंट करा देते हैं। तो जैसे ही निकिल के क्रिस्टल के ऊपर हम लोग इसको इंसिडेंट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एकदम से डी एक्सेलरेट हो जाएंगे। मान लीजिए ये हमारा निकिल का क्रिस्टल है और यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, इसके ऊपर इंसिडेंट कराया, तो जैसे ही ये इससे टकराएंगे तो डी एक्सेलरेट हो जाएंगे, इनकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो यहां से एक एमिशन होना शुरू हो जाता है और ये एमिशन जो होता है उसी को हम लोग एक्सरेज के नाम से जानते हैं। यहां निकिल ही हम लोग क्यों यूज करते हैं, बेसिकली निकिल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा है, तो ये आसानी से मेल्ट नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, यही है हमने याद रखा है, सडन डी एक्सेलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एक्स-रे क्या है, नो डाउट डिफरेंट वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। डिफरेंट वेलोसिटीज के जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकलते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्सरेज कहते हैं। किसने इसको डिस्कवर किया था, रोटेजन ने डिस्कवर किया था 1895 में। प्रॉपर्टीज की बात करें तो फोटोग्राफिक प्लेट को ये अफेक्ट करेंगे, आयोनाइजेशन गैसेस का कर देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वी विल डिस्कस इट लेटर इन नेक्स्ट यूनिट। फ्लोरोसेंस क्या होती है, अब देखिए फ्लोरोसेंस में क्या है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ कोई एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है, इसके ऊपर अगर मैं एक्सरेज को गिराता हूं तो नो डाउट यहाँ पे एक ल्यूमिनेसेंस डेवलप हो जाती है, यहाँ एक चमक डेवलप हो जाती है। तो जस्ट लाइक ऐसा ही फिनोमिना क्या है, फ्लोरोसेंस है। और इनकी एनर्जी की बात अगर हम लोग करें तो यूवी रेज से ये ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। नो डाउट इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी होगी। अब यूज की बात हम लोग करेंगे तो मेडिकल डायग्नोसिस में मैंने एक्सरेज का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। जो क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर है, जो फाइन क्रिस्टल्स है, छोटे क्रिस्टल्स हैं, उनका जो एक्सरे हम लोग लेते हैं वो भी एक्सरेज की ही हेल्प से लेते हैं। इंजीनियरिंग में हम लोग डिटेक्टिंग फॉल्ट्स जस्ट लाइक क्रैक्स, फ्लॉज, इन सबको पता करने के लिए इसको यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स।
डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स भी कई बार फिंगरप्रिंट्स को लेकर के, एक्सप्लोजिव्स को लेकर के, डायमंड्स को लेकर के, क्योंकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट होती है, तो हम लोग एक्सरे के थ्रू कहीं ना कहीं एक इमेजनरी इमेज बना लेते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपने मेटल डिटेक्टर देखा होगा, तो कई बार मेटल डिटेक्टर में भी हम लोग जहां स्कैनर्स लगे होते हैं वहां एक्सरेज को ही यूज करते हैं। Dear students, then after radiotherapy to cure untraceable skin disease, कई बार स्किन डिसीज ऐसी हो जाती है जिनको हम लोग ट्रेस नहीं कर पाते डिसीज क्या है, तो एक्सरेज की हेल्प से हम लोग उस सेल्स को डेड करने का काम भी करते हैं। इसे हम लोग रेडियोथेरेपी के नाम से जानते हैं। डियर नेक्स्ट, इसके बाद में बात करना चाहूंगा गामा रेज की। तो देखिए गामा रेज जो होती है इनकी वेवलेंथ हमारे स्पेक्ट्रम में लोएस्ट है और इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है, यानी किसी शीट के अंदर से पास होकर के बाहर निकलने की जो पावर है वो सबसे ज्यादा होती है। जहां तक वेवलेंथ रेंज की बात है तो 10⁻⁻14 हर्ट्ज से 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक होती है। तो यहाँ हिप्नोटाइज नहीं होना है डियर स्टूडेंट्स, कई बार ये एंगस्ट्रम में दे देता है, कई बार मीटर में दे देता है। तो अगेन मैं यही कहूंगा, जो फिगर हम लोगों ने या जो स्पेक्ट्रम का एक डायग्राम आपको दिखा रखा था टेबुलर फॉर्म में लास्ट क्लास में, उसी को आप लोग क्या कर लेंगे, बेस कर लेंगे, तो ये चीजें फिर आपकी मेमोरी में पड़ी रहेंगी। सोर्स की बात करें तो कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उनसे गामा रेज निकलती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस अगर होंगी तो उनसे भी गामा रेज निकलेंगी। और आज अनफॉर्चुनेटली क्या है, जो हमारा जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ था वो आज ही की डेट में हुआ था, तो रेडिएशंस याद आ जाता है, वहां से भी गामा रेज निकली थी। नो डाउट ये गामा रेज जो है वो काफी ज्यादा हार्मफुल होंगी, बिकॉज ऑफ इनके जो इफेक्ट्स हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। मतलब वो पैथोलॉजिकल के साथ में जो हमारे कहना चाहिए कि जेनेटिक इफेक्ट्स हैं उनको भी लेके आते हैं। गामा रेज जो है कहीं ना कहीं हमारे जो जीन्स हैं उनको भी इफेक्ट कर देती हैं, तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं क्या डिफॉर्म फॉर्म में मेंटली रिटार्डेड हो सकती है, स्किन डिसीज हो सकती है, या व्हाटएवर सो कोई भी किसी भी तरीके की हैंडीकैप जैसी स्थिति हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हम लोगों को होती है। अब यूज की बात करें तो मान लीजिए मेट्रो का पिलर हमने बनाया, मेट्रो के पिलर के मान लीजिए 20 साल बाद 50 साल बाद मुझे ये देखना है कि इसके अंदर लोहा कितना लगा है, यानी जो रॉड्स हैं, आयरन रॉड्स हैं, सरिया जिसको बोलते हैं, वो कितनी लगी है। तो मैं एक्सरेज की हेल्प से क्या कर सकता हूं, उसकी एक इमेजिनेशन इमेज बना सकता हूं जो निश्चित रूप से उसके स्केलेटन को क्लियर करके बता देगी कि इसके स्केलेटन के अंदर क्या क्या लगा हुआ है। हेनरी बैकरल ने इनको 1896 में जाना था, सबसे पहले इनके बारे में बताया था। और अगेन प्रॉपर्टीज की बात करें, कॉमन प्रॉपर्टीज है, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करेंगी, फ्लोरोसेंस देंगी, आयनाइजेशन गैसेस का करेंगी, डिफ्रैक्शन भी देंगी, और पेनिट्रेटिंग पावर जैसा मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा है इनकी। अब यूज की बात करें तो देखिए रेडियोथेरेपी अगेन, अब ट्यूमर्स को कई बार क्या होता है हमें गला के या काट के अलग निकालना होता है, तो जो गामा नाइफ का कॉन्सेप्ट आपने कभी अगर सुना हो, पढ़ा हो न्यूज़पेपर्स में या मेडिकल साइंसेस में, तो गामा नाइफ भी यहीं से कहीं बनता है। हम लोग करते क्या है, गामा रेज प्रोड्यूस करते हैं एक प्रॉपर इंटेंसिटी की, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की नहीं, प्रॉपर इंटेंसिटी की, और उसको किसी लेंस की हेल्प से पर्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या कर देते हैं, फोकस कर देते हैं। तो मान लीजिए यहां से मैंने प्रोड्यूस की और ये कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो नो डाउट ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कॉन्सेंट्रेट होंगी। अब इस पॉइंट पे इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि यहाँ अगर कोई छोटा मोटा ट्यूमर है या व्हाटएवर सो कुछ सेल्स को मेरे को डैमेज करना है तो इजीली किया जा सकता है। तो इसी तरह की डिवाइस को हम लोग गामा नाइफ के नाम से भी जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग किसकी, पॉलीइथाइलिन की, इथाइलिन से, तो वहां हम लोग इसको यूज करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस को इनिशिएट करने में भी ये यूज हो सकती है। और फिर इसके बाद में हम लोग फूड स्टफ के प्रिजर्वेशन की बात करें तो डियर लंबे समय तक अगर हम लोगों को खाने को प्रिजर्व करके रखना होता है, फूड स्टफ में हमारी जो ग्रेन्स हैं वो भी हो सकती हैं, तो अंडर ट्रीटमेंट ऑफ गामा रेज हम लोग इनको प्लेस कर देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी तरह का जो डेवलपमेंट है, अनवांटेड डेवलपमेंट है, वो चेकआउट हो जाता है, रुक जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट यूज की मैं बात करना चाहूँ डियर स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस करने में भी या पढ़ने में भी हम लोगों को गामा रेज की जरूरत होती है।
तो डियर स्टूडेंट्स, हर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। और जहां तक सोर्स की बात है कि कहां से बनी, अब देखिए डिफरेंट सोर्सेज आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो आपको सन एज ए अल्टीमेट सोर्स देना ही देना है, वो तो सबके लिए है। अब देखिए जो भी कुछ हम लोगों ने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम पढ़े हैं, उनकी वेवलेंथ पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, उनके यूजेस पढ़े हैं। तो डिस्टेंस एक टेबल मैंने यहाँ पे और दे रखी है जिसमें और भी ब्रीफ किया हुआ है। तो हालांकि ये सारी की सारी चीजें ऊपर मैंने डिटेल में दे रखी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ब्रीफ में चाहिए तो इंपॉर्टेंट जो स्पेक्ट्रम पार्ट्स हैं उनको यहाँ एक्सप्लेन किया है। जैसे रेडियो वेव्स हैं तो आप देखेंगे यहाँ फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखी है, फिर वेवलेंथ दे रखी है, प्रोडक्शन कैसे करते हैं, फिर इनका डिटेक्शन कैसे करते हैं, और फिर इनकी मेन प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो एक ही जगह पे आपको सारा का सारा मिल रहा है। तो आप इस टेबल की हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो क्विक रिवीजन के लिए टेबल है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से मैं देखूंगा, ये सारी सारी चीजें मैं पहले ही करा चुका हूँ, आप इसको पढ़ लेंगे और ऊपर से कंपेयर भी कर लेंगे, वही सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एज यूजुअल देखिए स्पेक्ट्रम के ऊपर भी आप लोगों को न्यूमेरिकल मिलता है, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल जो है वो मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल वाला नहीं होता। बस स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने यहाँ अपने माउथ से डिक्टेट किए हैं, आपको जितनी भी बोली है, उन्हीं के बेसिस पे आप लोगों का क्वेश्चन 100% बन जाता है। वो आज की क्लास हो या कल वाली क्लास हो। कल वाली क्लास में नो डाउट कंटेंट काफी ज्यादा हम लोगों ने कवर कर लिया था, सारा थ्योरेटिकल पार्ट था, स्पीड भी थोड़ी फास्ट रखी थी, ये सोच के कि जल्दी से खत्म हो जाए, 2-3 क्लासेस में ही ये खत्म हो जाता है। थ्योरेटिकल है तो इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं जो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग या उसकी चीज हो। जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था उसमें स्लो स्पीड करके हमने बता भी दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा वो हम यहाँ से देख सकते हैं। लेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड क्वाइट ऑफ्टन फॉर, यानी आपने यहाँ पे कुछ वेवलेंथ के बारे में बात करनी है। उसने सबसे कहा है, पहले कहा है लेट, इसका मतलब अपनी तरफ से वेवलेंथ हम लोगों को देखनी है। वो किस किस के लिए, किलिंग जर्म्स इन हाउस होल्ड वाटर प्योरीफायर। जो प्रीवियस क्लास थी उसमें आई होप सो मैंने क्लियरली करके बताया था कि आप लोग जो अपने घरों में एक्वागार्ड यूज करते हो, या आप लोग एक्वा फ्रेश यूज करते हो, या तालाब का पानी खराब क्यों नहीं होता, टंकी में भरा हुआ पानी खराब क्यों हो जाता है, नदियों का पानी क्यों नहीं सड़ता, इस सब के पीछे क्या कॉज था, किसी बच्चे को याद है क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, आपने सही बताया, अल्ट्रावायलेट। तो नो डाउट ये अल्ट्रावायलेट है। अब जब वो पूछेगा तो बता देंगे, बाकी तो अल्ट्रावायलेट मैं अपने दिमाग में रख लेता हूं। और फिर दूसरा है रिमोट सेंसिंग। डियर स्टूडेंट, रिमोट सेंसिंग को आप जो है ना यहाँ पे रिमोट से कंसीडरेशन में लेके मत चलना। देखिए रिमोट का मतलब है दूर, और ये रिमोट सेंसिंग क्या है वो समझ लीजिए। बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए कोई भी पिक्चर ले लेना, कोई भी स्केलेटन का जस्ट लाइक एक्सरे कर लेना, दूर से ही इंफॉर्मेशंस को गैदर कर लेना, ये रिमोट सेंसिंग कहलाता है। जनरली जो रिमोट सेंसिंग वर्ड है वो हम लोग यूज करते हैं सैटेलाइट्स के साथ में। क्या होता है बच्चों कि सैटेलाइट में हम लोग कुछ सेंसर्स लगा देते हैं और वो अर्थ पे होने वाली एक्टिविटीज को क्या करते रहते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं, उनकी पिक्चर्स बना के, वीडियो बना करके हम तक भेजते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग जनरली रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो रिमोट जो हमारे घर में टीवी वाला होता है उसमें तो सबको पता है इंफ्रारेड रेडिएशन हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, यहाँ ध्यान देना होगा, जो रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग माइक्रोवेव को यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोवेव्स। इसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, अभी थोड़ी देर पहले कहा था हम लोगों ने, क्या कहा था कि भैया जो डेड सेल्स हैं उन डेड सेल्स को क्या करने के लिए, क्योर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गामा रेज को यूज करते हैं या एक्स रेज को यूज करते हैं। तो एप्रोप्रिएट आंसर आप लोगों के पास में है क्या, गामा रेज। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं तीनों, अब यहाँ तो तीन ही दे रखे हैं तो तीन के बारे में बात करेंगे, बाकी मैं समझता हूं ऐसा और भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वहां से देख लेने चाहिए। बाकी आते इन्हीं में से हैं, कौन सा आ जाएगा कुछ नहीं पता, लेकिन जस्ट फॉर ए सैंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वो कहता है कि जी आप इनको क्या कर लो, वेवलेंथ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 कंसीडर कर लो, और फिर जो है उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। यहाँ वो क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है, यानी लैंग्वेज आप लोगों के लिए और भी आसान कर दी। इंक्रीजिंग का मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है।
तो अब देखिए आधा काम तो आपने ऊपर कर लिया था भैया, आपने यूवी की बात कर ली थी, आपने माइक्रोव की बात कर ली थी, आपने गामा रेज की बात कर ली थी, लेकिन अब इनके जो वेवलेंथ हैं उन वेवलेंथ को भी मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, लगाना है। इसका मतलब मेरे पास ड्वेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से मैं वेव्स यूज कर रहा हूं उनका नाम पता होना चाहिए, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी भी पता होनी चाहिए, तब क्वेश्चन मेरा जाकर के सही होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें लक बाई चांस, हिट ट्रायल मेथड कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर वो 70 आउट ऑफ 70 की बात नहीं बनती। तो थोरोली अगर आप तैयार करेंगे तो 100% क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ जो ऑर्डर है वो ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, वो हम लोग देख लेते हैं, और यही आंसर हम लोगों को एग्जाम में प्लेस करके आना है। कई बार ये सेम क्वेश्चन हमसे रिपीट हुआ है। डिस्टेंस यहाँ क्या होता है कि कुछ स्पेक्ट्रम जो है वो कह सकता हूं मैं कि कॉमन है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लास्ट वाला गामा रेज की बात कर रहे थे, तो कई बार हम लोग एक्सरे से भी ये काम कर लेते हैं, छोटी मोटी सेल्स को ऐड करने का। तो देखिए किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए जब भी पेपर सेट करते हैं, मान लीजिए मैं ही पेपर सेट कर रहा हूं सीबीएसई का, तो उसमें मैं क्या चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा कि भैया जो आंसर्स हों उसके वो बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड हों, और वो अनडिस्प्यूटेड आंसर किसके माने जाते हैं, एनसीईआरटी के माने जाते हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, ये भी एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है हमारा। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं बस उनको सही से लगा लीजिएगा, उन्हीं को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सही से लर्न कर लीजिएगा। फॉर्म हो सकता है वो चेंज कर दे, लेकिन क्वेश्चन को ही आप लोगों को आते हैं। तो अनडिस्प्यूटेड आंसर हम लोगों को यहाँ पे मिलता है λ3, λ1 एंड λ2। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है, यूनिट है, मैं कह सकता हूँ फिनिश हो गया, खत्म हो गया। बड़ी छोटी सी यूनिट है, 2 क्लासों में ऑलमोस्ट हो जाती है, या मैक्सिमम 3 क्लास लगती हैं। अब थोड़ा सा टाइम हमारे पास बच रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक चीज और पढ़ लेते हैं, और वो है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। डियर स्टूडेंट्स, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एज सच हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हमें काफी सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ से मिल जाती हैं। देखिए हर्ट्ज ने क्या किया था, अब चूंकि बाय नेम है इनका एक्सपेरिमेंट, तो इनके जो पैरामीटर्स हैं वही पैरामीटर्स भी मेरे को यहाँ पे यूज करने होंगे। हर्ट्ज ने जाने अनजाने में ये 2 प्लेट ली, मेटल की प्लेट है, इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर ली। कितनी ली, 60 सेंटीमीटर। और इनके सेंटर से हमने हर्ट्ज ने क्या किया, 2 वायर्स के थ्रू 2 स्फेरिकल मेटलिक बॉक्स को लगा दिया। इनके बीच में जो गैप रखा वो 1-2 मिलीमीटर का रखा डियर स्टूडेंट्स। और अब क्या करते हैं वो कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में 10⁻7 हर्ट्ज और 10⁻6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस वो यहां पे लगा देते हैं। तो हम नहीं कह सकते कि हर्ट्ज को पूरी थ्योरी पता थी या नहीं पता थी, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट था जिसकी बेसिस पे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फर्स्ट टाइम बनाया था। तो नो डाउट काफी कुछ काम की चीज थी, हालांकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं थी, और ये नो डाउट लैब से बाहर नहीं निकल पाए थे, लेकिन फिर भी शुरुआत वहां से हुई, तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से जब ये 10⁻7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 10⁻6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और ये मेटलिक वायर्स और स्फीयर्स के बीच में फ्लो कराया गया, तो यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो गई। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करने की बात की, तो डिटेक्टर भी इन्होंने बना दिया। डिटेक्टर में क्या बनाया जी, डिटेक्टर में बड़ी आसान सी चीज बनाई। इन्होंने अगेन 2 मेटलिक स्फीयर लिए और इन मेटलिक स्फीयर के बीच में एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा दिया। डियर स्टूडेंट्स, जब ये वेव्स यहां आगे गई तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। सिंपल सा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हर्ट्ज एपरेटस के थ्रू इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बना भी दिया और डिटेक्ट भी कर लिया। तो यहां से शुरुआत हुई किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लैब में बनाने की। अब सोचिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे हमारा सारा का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंडेंट है। वायरलेस टेक्नोलॉजी, चाहे वो रिमोट की हो या आपके वाईफाई की हो, सारी की सारी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इवन दैट ब्लूटूथ की बात करें वो भी, तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो प्रोडक्शन इन्होंने फर्स्ट टाइम किया, तो वो आज हमारे लिए
कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 1830 में किया था, अब एग्जैक्ट मुझे सेशन याद नहीं है, लेकिन अराउंड ऑल ओवर अराउंड वही टाइम रहा था। तो वहां से लेकर के आज तक इतना डेवलपमेंट हो गया कि हर घर में मैं समझता हूं 1000 तरीके के क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फ्रीक्वेंसीज हर समय अवेलेबल होती हैं, कम से कम, बाकी ज्यादा भी हो सकती हैं। आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, मोबाइल के अंदर सिग्नल्स आ रहे हैं, रिमोट है आपका, या यूवी रेज हैं, ब्लूटूथ है, वो सब इसी पे बेस्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब उनको जब एक्सप्लेनेशन की बारी आई तो ये हुआ कि भैया देखो ये दोनों जो प्लेट्स हैं ये तो एक कैपेसिटर की तरह से वेव कर रही हैं, और ये जो स्फीयर्स लगा रखे हैं ये कहीं ना कहीं इंडक्टर की तरह से बिहेव कर रही हैं। तो ये एक एलसी ऑसिलेटर बन जाता है। क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट्स? एलसी ऑसिलेटर बन जाता है। अब चूंकि 10⁻⁶ वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, नॉर्मली एयर में लगा रखा है, तो यहां जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो हो गए आयोनाइज। जब वो आयोनाइज हो गए तो यहां से आइंस बन गए। अब ये जो आइन है चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कैपेसिटेंस, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टेंस, एक एलसी ऑसिलेटर की इन्फ्लुएंस में आ गए, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन इनके अंदर डेवलप हो जाता है। जब एक्सेलरेशन मोशन डेवलप होता है तो ऑब्वियसली यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिर आगे की बात हम लोग करें डिटेक्टर की, तो ये भी आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्या कि भैया ये आपकी क्या हो गई, कॉइल हो गई, ठीक है। अब नो डाउट अर्थ पे बात कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही होगा, ना भी हो चलो कोई बात नहीं, ये ईएम वेव्स है तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ही इसके अंदर है। जब कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक वेव्स हमारी डिफरेंट टाइम में डिफरेंट गई, नंबर ऑफ मैग्नेटिक वेव्स जो है वो चेंज हो गया, तो कहीं ना कहीं ईएमएफ इंड्यूस हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज ईएमएफ, फैराडे बता चुके हैं हमें। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसी को सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के थ्रू डिटेक्ट कर लिया गया। तो ये बेसिकली छोटी सी हिस्ट्री है जो हर्ट्ज ने यहाँ पे शुरुआत की थी। फिर मार्कोनी ने थोड़ा सा आगे काम बढ़ाया और इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके दिखा दिया अराउंड 30 किलोमीटर। फिर तो उसके बाद डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट होते ही चले गए, और आज हम लोग इस सिनेरियो में पहुंच गए हैं कि हम जो है ना ज्यादातर चीजें वायरलेस ही पसंद करते हैं, जिनमें वायर्स का झंझट ना हो, चाहे वो आपके हेडफोन्स हो या व्हाटएवर सो आपके घर में रिमोट हो। तो मैं समझता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा, और हम लोग इसको यहीं क्लास को समअप करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और इस तरह से जो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों का 50% मार्क्स, यानी आउट ऑफ 70 36 मार्क्स का कंटेंट आज कंप्लीट हो गया। और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स अब आपको खुश हो जाना चाहिए कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आप लोगों का 65% कंप्लीट हो गया। अब हो सकता है कुछ बच्चे थोड़े से पीछे हों, तो घबराने की बात नहीं है बच्चों, बिल्कुल ड्यू टाइम है, और इवन मैं कहूंगा अर्ली हमारा सिलेबस जो है वो चल रहा है, तो बिल्कुल ना घबराएं आप। अगर कहीं कोई ड्रॉबैक है तो आगे बढ़ने से पहले उस ड्रॉबैक को कंप्लीट कर लें, बार बार इन चीजों को रिवाइज करते रहें, तो नो डाउट आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने में कोई नहीं रोकेगा। आपके 100% 70 आउट ऑफ 70 आ जाएंगे। जितना हम लोगों ने यहाँ पे करा दिया है उतने से ही, जितने हमने नोट्स में क्वेश्चंस डाल रखे हैं उतने क्वेश्चंस से अगर आप सारे एमसीक्यू तैयार कर लेते हैं तो नो डाउट आपको जेईई मेंस में सिलेक्शन से भी कोई नहीं रोक सकता। देखिए रैंक एक अलग चीज है, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब ये कहना अलग होता है कि भाई हम जो है ना अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए मोटी भरकम फीस कहीं दे रहे हैं या मोटी मोटी किताबें हमने रख रखी है। देखो ठीक है वो सब अपनी जगह पे, लेकिन आई मेक गारंटी कि जो मैं यहाँ सीबीएसई के लिए आपको कराया है, इस सीबीएसई से ही आपका फिजिक्स का पेपर निश्चित रूप से जेईई मेंस का निकल जाएगा, नीट का निकल जाएगा। रैंक अगर आपने और अच्छी लानी है तो निश्चित रूप से हमारी ही जो दूसरी टेस्ट सीरीज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसको अगर आप यूज कर लेंगे तो 100% आपकी रैंक भी अच्छी आ जाएगी। लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान रहे जो सिलेक्शन है उसमें 3 सब्जेक्ट का रोल होता है। मैंने आपको सिर्फ फिजिक्स कराई है तो फिजिक्स की तो मैं गारंटी लेता हूं, बाकी सब्जेक्ट्स भी आप लोगों को करने चाहिए। गुरदीप सर है, अच्छा मैथमेटिक्स कराते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, केमिस्ट्री भी कर सकते हैं, इट्स फाइन। ओके, थैंक यू।